से पहले अपने फर्स्ट आर्टिकल से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं। देखना यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है ना, विजिबल है ना चीजें। चलिए सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में दिया गया है संघ का नाम और राज्यों का क्षेत्र। क्या दिया गया है इसमें? इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें यूनियन के नेम्स, साथ ही जो कि हमारे राज्यों के जो कि क्षेत्र हैं उनके बारे में दिया गया है, जो कि आपके आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक जो है यह आपके पार्ट फर्स्ट में आते हैं। सेकेंड आर्टिकल की बात करते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना के बारे में जो अधिकार दिए गए हैं यह आर्टिकल 2 के अंदर दिए गए हैं। द नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो जैसे कि राज्यों का निर्माण होता है, जैसे कि लेटेस्ट की हम लोग बात करते हैं, अभी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना था। तो क्या हुआ है कि भाई नए राज्य जो कि है इसका निर्माण हुआ है, साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो कि है इनकी सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ है। तो यह अधिकार किसमें है? आर्टिकल 3 में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 3 जो कि है यह इससे संबंधित है। सो ताहा नहीं, मैंने ये जो क्लास रखी है यह थ्योरी वाइज क्लास रखी है आपकी। चलिए इसके साथ ही आर्टिकल 5 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 5 जिसमें कि दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि एक तरह से भारत में जो कि नागरिकता के प्रावधान है हमारे संविधान के अनुसार वह आप लोगों को आर्टिकल 5 में यहाँ पर दिए गए हैं। देन नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के प्रावधान, कि भाई जो दूसरे देशों से भारत में आ रहे हैं तो उनके नागरिकता के लिए उनके क्या प्रावधान रहेंगे, कितने समय तक उन्हें यहाँ पर रहना होगा, साथ ही उनके पंजीकरण के बारे में भी इसमें यहाँ पर दिया गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही आर्टिकल 9 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 9 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता ना होना, यानी कि जैसे कि हम लोग भारत में ही बात कर लेते हैं, ऐसे काफी, मैं कुछ फेमस और सेलिब्रिटी की ही बात कर लेती हूँ, जैसे कि अक्षय कुमार है। कहा जाता है कि अक्षय कुमार के पास जो की है वह कनाडा की नागरिकता है, लेकिन वह भारत में रह रहा है। तो हमारे भारत में नागरिकता का एकल प्रावधान है, यानी कि आप या तो भारत की ही नागरिकता ले सकते हैं या फिर आप दूसरे देश की ही नागरिकता ले सकते हैं। अगर आपने किसी विदेशी देश की नागरिकता ली हुई है तो फिर स्वतः ही भारत की जो नागरिकता है वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे अनुसार क्या है कि आप सिर्फ एक ही देश की नागरिकता अपना सकते हो, या तो हमारे ही होकर रहिए या फिर दूसरे ही देश के होकर के रहिए। ठीक है, द नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 11 की बात कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, यानी कि रेगुलेशन ऑफ लॉ फॉर द सिटीजनशिप बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए जो कि यहाँ पे रेगुलेशंस ऑफ लॉ है फॉर द सिटीजनशिप के क्या क्या प्रावधान है वो सभी के सभी आपके आर्टिकल 11 में यहाँ पर दिए गए हैं। द नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो कि है इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है, यानी कि राज्य के गठन के लिए कि भाई कितना उसका क्षेत्र, कितनी पॉपुलेशन जो कि है यह होनी चाहिए कि उसे एक राज्य का अधिकार रहेगा। तो यह और साथ ही उसमें उसकी विधानसभा की, उसकी जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इन सभी के बारे में प्रॉपर तरीके का जो कि एक स्ट्रक्चर है स्टेट का उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, जो आपके आर्टिकल 12 से यहाँ पर शुरू होते हैं। देखो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के जो आर्टिकल है यह सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित है, जो कि पार्ट सेकंड में आते हैं। इसके बाद आर्टिकल 12 से यह शुरू हो जाता है पार्ट थर्ड, जिसमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो कि है यह आपके पार्ट थर्ड में आ जाते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाते हैं
और यह फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि मूल अधिकारों के नाम से जाने जाते हैं। इन आर्टिकल्स में अधिकारों की बात की गई है कि क्या क्या अधिकार जो कि हैं हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए सो इसमें आगे बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग इसमें आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 की बात कर लेते हैं। सो लॉ इनकॉन्स्टिट्यूएंट विद और अब्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में आपको आर्टिकल 13 में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 14, जिसमें कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, उनके प्रति जो हमारा कानून के जो नियम है, ठीक है भाई, अपराध चाहे कोई अमीर व्यक्ति करे, अरबपति करे या फिर कोई गरीब व्यक्ति करे, तो उनके लिए कानून हमारा समान है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहने के लिए है, एक्चुअली में तो पैसों का बोल ही बाला होता है। चलिए, बट कहने के लिए हमारे संविधान में जो कि है यह इक्वलिटी बिफोर दी लॉ, जो कि कहीं कहीं पर कुछ लोग इनको फॉलो भी करते हैं। सो ये याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति और लिंग, ये 5 है, याद रखिएगा। इन 5 में से अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से आर्टिकल 15 में कौन सा नहीं है। तो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, यानी कि एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कास्ट के आधार पर और सेक्स के आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि भाई इनकी जाति ये है तो ये है जो कि है इस पोस्ट पर नहीं आ सकते, या फिर तुम्हारे लिए ये कानून नहीं चलेगा। तो इस तरह से नहीं है, चाहे कैसे भी व्यक्ति का जाति हो, लिंग हो, कुछ भी यहाँ पर चीजें हो, लेकिन उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो भाई आपके लिए अवसरों की समानता है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी क्वालिफिकेशन उसके लिए मायने करती हो। यानी कि मैं कहूंगी कि कंपनी में कोई भी आपका पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई आप तो आप जो कि हैं, आप लड़की हैं तो आपको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, आप लड़के हैं आपको ये पोस्ट नहीं मिल सकती है, या फिर कोई भी कास्ट, सेक्स के आधार पर क्या हो जाएगा कि भाई उनके लिए जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है यह सभी के लिए समान रहेगी। द नेक्स्ट है आर्टिकल 17, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले क्या होता था, जब आप बहुत पुरानी समय की कुछ बात करते हो, यानी कि ब्रिटिश भारत की भी बात करते हो या उससे पहले की भी बात करते हो, जिसे कि समाज में 4 वर्गों में बांटा हुआ था। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो उस समय क्या होता था कि भाई जो ब्राह्मण हुआ करते थे, यह पूजा पाठ करना, है ना, ये सभी चीजें क्या करते थे, अध्ययन कराना, एक हाई पद इनका जो कि है हमारी सोसाइटी में हुआ करता था। वहीं क्षत्रिय जो कि है उनका व्यापार करना हुआ, और जो कि है यानी कि जो कि ये ब्राह्मण है और उच्च पद वाले हैं, एक तरह से उन्हीं के समान ही इनका पद माना जाता था। फिर जो कि वैश्य हुए थे, इनका था कि इन्हें पशुपालन करना है, खेती करना है, ये वाला दायरा इनको दिया जाता था। और जो शूद्र होते थे, इन्हें सेवा के लिए रखा जाता था, कि जो कि हाई क्लासिकल है, यानी कि जो पहले और दूसरे वर्ग में या तीसरे वर्ग में लोग आते हैं तो उनकी सेवा करेंगे जो कि शूद्र वर्ग के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर वह लोग क्या करते थे कि तुम शूद्र हो, तुम हमारे पास नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें हमें दूर बैठना होगा, तुम हमारे साथ बैठ करके नहीं खा सकते हो, ऐसा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि लेकर के 20वीं से 21वीं शताब्दी तक, यानी कि अभी तक भी यह कहीं कहीं देखने के लिए हमें मिलता है। तो इसका जो एबोलिशन है यह दिया जाता है आर्टिकल 17 में, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 18, जिसमें दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं, भारत का जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, भारत रत्न। अब सपोज करो किसी को भारत रत्न दिया गया है, जैसे कि हम सचिन तेंदुलकर की ही बात कर लेते हैं, आप सभी जानते ही हैं, तो उन्हें दिया जा चुका है भारत रत्न। सबसे यंगेस्ट भी हैं भारत में जिन्हें कि भारत रत्न दिया जा चुका है, 2014 में उनको दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि वह यूज करे कि भारत रत्न
सचिन तेंदुलकर। तो इससे क्या होता है कि भाई वह अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं बाकी के कंपेयर में। तो कहीं ना कहीं जो है क्या होगा कि लोगों को उसके प्रति थोड़ी सी मतलब असमानता आएगी कि भाई इसे तो भारत रत्न मिल चुका है, ये तो बहुत ही हाई है, और वह भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुपर समझेगा, यानी कि सुपीरियर समझेगा बाकी के कंपेयर में। तो ये चीज गलत है। आपको उपाधि मिली है बट आप उसका अपने नाम के साथ में यूज मत कीजिए, ठीक है, जिससे कि क्या होता है एक इम्बैलेंस जो कि है यह बनता है सोसाइटी में। तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है कि भाई जो उपाधियां हैं इनका अंत होगा, कोई भी व्यक्ति उपाधियों का नाम यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 19, जिसमें दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों के पास बोलने की स्वतंत्रता है, उन्हें स्पीच का हक है। ऐसा नहीं है कि किसी के सेक्स के रेशो पर या कास्ट या फिर चलिए या फिर यहाँ पर जो कि है और चीजों के आधार पर कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। सभी नागरिकों को समान बोलने का अधिकार दिया जाता है, और साथ ही जैसे कि वह अपना ग्रुप बनाते हैं, अपने ग्रुप में बोलने की स्पीच या फिर मुद्दों पर बोलने की स्वतंत्रता उनके पास रहती है। डायरेक्ट इसमें कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि है आपको आर्टिकल यहाँ पर आपको आर्टिकल 19 में देखने के लिए मिलती है। चलिए रुकिएगा एक मिनट, एक को मैं ब्लॉक कर दूं। चलिए वो बस हो गए ब्लॉक। चलिए द नेक्स्ट, स्वरूपम ब्लॉक कर दीजिएगा, मैंने भी अपनी साइड से ब्लॉक कर दिया है। द नेक्स्ट है आर्टिकल 20, जिसमें की बात कर लेते हैं अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन इन द रिलेशन ऑफ द कॉन्विक्शन क्राइम्स, यानी कि अगर कोई मुजरिम है तो उन्हें क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं कि भाई जैसे कि वह अपने पक्ष में ही गवाही नहीं दे सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी व्यक्ति होगा तो वह अपने फेवर में ही बात कहेगा, ठीक है। साथ ही कि उसके अगेंस्ट जो कि दोष यानी कि अपराध उसके अगेंस्ट जो कि है वह सिद्ध किए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो कि प्रावधान होते हैं यह सभी आपको आर्टिकल 20 में दिए जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है यहाँ पे आगे, चलिए अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको आर्टिकल जो है यहाँ पर आपको 20 तक कवर कराए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर करना है यहाँ पर कि भाई निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आंसर करेंगे इंडियन सिटीजनशिप कैन एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर करेंगे वंश के आधार पर या प्राकृतिकीकरण से या पंजीकरण से या फिर इन सभी के आधार पर यह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, मैं ये कहूंगी आप सभी को जो भी आपको क्लास में डिस्टर्ब करता है उसे ब्लॉक कर दिया कीजिए। मैं भी अपनी साइड से ब्लॉक कर देती हूँ, फिर वो कमेंट्स करता रहे, डजंट मैटर। चलिए आंसर करेंगे जल्दी सभी, क्या हो जाएगा। आपके पास ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है, आप अपनी साइड से ब्लॉक कर दिया क्या कीजिए। चलिए बिल्कुल सही, क्या हो सकता है कि इन सभी के आधार पर वह नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है तब भारत की जो नागरिकता है यह उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में कहा गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू लिव लाइफ। सभी को ही जीवन जीने की स्वतंत्रता या दैहिक दहन की स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है कि आपकी स्वेच्छा है कि आप भाई अपना जीवन जो है अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर जी सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है आर्टिकल 21 के एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था जो कि 2002 में हुआ था, यानी कि 86वें नंबर का संशोधन हुआ था जो कि 2002 में हुआ था। और यह जो संशोधन हुआ था इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। क्या होगा, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा कि भाई ये उनका राइट है कि उन्हें शिक्षा दिलाई जाएगी। भारत में गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जहां पर कि लगभग फ्री में पढ़ाई होती है, साथ ही मिड डे मील स्कीम के तहत में उन्हें दोपहर का खाना भी दिया जाता है। तो भारत में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको कंपलसरी यानी कि उनको जो जो अधिकार जो राइट उनको एजुकेशन के लिए दिया गया है यह 6 से 14 वर्ष के लिए दिया गया है।
साथ ही इसे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि जब 42 यानी कि 42वें नंबर का संशोधन हुआ था 1976 में, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह कमेटी जो की है इसकी सिफारिश पर भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जो कि आर्टिकल 51 के ए में है। और उस समय 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जिसमें कहा गया कि चलिए बच्चों का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के लिए वो पढ़ेंगे, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि वह अपना अच्छा या बुरा सोच सके। लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उनको तो पता है भाई, वह तो काफी समझदार है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है। भाई प्यार से समझाइए या फोर्सफुली जैसे भी है, बट उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है। तो माता पिता के कर्तव्य के रूप में 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसे शामिल किया गया है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट है आर्टिकल 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण इसमें दिए गए हैं। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है तो क्या क्या उसके अपने अधिकार होते हैं जिस समय उसे अरेस्ट किया हुआ है, तो वो सभी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। ऐसा नहीं कि उसे पकड़ा और जुल्म कबूल कराने लगे। भाई एक समय होता है कि उसे अपने एडवोकेट करने का भी समय दिया जाता है, अपने संरक्षण में वह वकील कर सकता है, साथ ही उसे अपने फेवर में गवाही करने का अधिकार नहीं होता है। तो कुछ इस तरह के प्रावधान जो कि हैं यहाँ पर दिए गए हैं। द नेक्स्ट है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि बाल श्रम इसमें होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि भाई मानवों की तस्करी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मानव को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल निषेध है, यानी कि यह बिल्कुल मना किया गया है हमारे संविधान के अनुसार। अगर आप पहले बहुत टाइम पहले की बात करते हो, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करती हूँ, तो उस समय लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, जो कि ब्रिटिश भारत में भी ऐसा हुआ है कि भारतीयों को, जैसे कि आपने नेपोल के बारे में सुना होगा, वीएस नायपॉल बहुत ही अच्छे राइटर हैं, एंड इवन उन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं। तो उनके जो पेरेंट्स रहे हैं, तो उनको भारत से ही त्रिनिदाद और टबैको ले जाया गया था, जो कि कहा जाता है कि उस समय उन्हें खरीद करके ही ले जाया गया था। तो इस तरह से उस समय ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ करती थी, मानव तस्करी हुआ करती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से निषेध है। वही बाल श्रम की बात करते हैं, यानी कि बच्चों से भी मजदूरी कराना पूरी तरह से निषेध है, ठीक है, याद